हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। फ्रेंड्स, प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको डेरिवेटिव यानी कि डिफरेंशिएशन के बारे में बताया। ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस किया हमने और डिटेल में समझा कि कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है, आज मैं आपके लिए इंटीग्रेशन लेके आई हूँ। इंटीग्रेशन कंप्लीट चैप्टर में आपको समझाने की कोशिश करूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आता है दैट व्हाट इज इंटीग्रेशन। ठीक है, इंटीग्रेशन है क्या? तो फ्रेंड, मैंने आपको डेरिवेटिव बताया था। डेरिवेटिव में क्या होता था, कोई फंक्शन हमारे पास है y इज इक्वल टू एफ एक्स, हम उसका क्या फाइंड आउट करते थे, डेरिवेटिव y डैश इज इक्वल टू यानी कि f डैश x, जिसको हम लिख सकते थे dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू dy अपॉन डी एक्स, इसको या d ऑफ dx किसका निकाल रहे हैं आप, fx का। ये सारे इस तरीके से हम लोग डेरिवेटिव लिखते थे। ठीक है, तो इंटीग्रेशन क्या होता है, डेरिवेटिव का रिवर्स प्रोसेस। ठीक है, या एंटी डेरिवेटिव फाइंड करना। तो क्या बोल सकते हो आप लोग, एंटी डेरिवेटिव। ठीक है, और एंटी वर्ड जहां आ गया यानी कि उल्टा काम हो रहा है। यहां हम क्या करते थे, फंक्शन है उसका सबसे छोटा पार्ट निकालते थे। देखो, डेरिवेटिव का मतलब है dx। dx क्या है, अगर मैं यहाँ dx लिखूं, dx क्या होता है, वेरी स्मॉल चेंज। तो हम छोटी सी वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं, बड़े फंक्शन में से स्मॉलर की तरफ जा रहे हैं। इंटीग्रेशन में क्या करेंगे, अब इंटीग्रेशन में क्या करते हैं, स्मॉलर वैल्यू dx दी हुई है, आपको कहां की तरफ जाना है, x की तरफ जाना है। ठीक है, यानी कि उस फंक्शन का एक स्मॉल पोर्शन दे रखा है, यानी कि डेरिवेटिव दिया हुआ है, आपको क्या बताना है, वो फंक्शन क्या है, वो फंक्शन fx क्या है, अगर हमारे पास f डैश x दे रखा है तो। ठीक है, सिंपल है। इंटीग्रेशन इज अ रिवर्स प्रोसेस या एंटी डेरिवेटिव ऑफ द गिवन फंक्शन, दिस इज कॉल्ड एज इंटीग्रेशन। ध्यान से समझना। ठीक है, मान लीजिए मैं एक फंक्शन ले रही हूँ। फ्रेंड, बहुत ध्यान से समझना है। यहां से देखिए, जैसे मैंने एक फंक्शन लिखा एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय 2। ठीक है, ये एक फंक्शन है। अब मैंने क्या किया, इसका डेरिवेटिव निकाला। तो देखो, इसका डेरिवेटिव, ये फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव निकाला, क्या आ जाएगा, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, पावर आगे जाती है। डेरिवेटिव का रूल क्या होता है, एक्स एन क्या बनता है, एन एक्स की पावर एन माइनस 1। तो यहां पे भी क्या हो जाएगा, 2 आगे आया, x की पावर 2 माइनस 1 बच गया x अपॉन 2, जो कि कैंसिल होने के बाद क्या रह गया, x रह गया। ठीक है, ध्यान से समझना। ठीक है, तो ये था डेरिवेटिव, ये क्या किया मैंने यहाँ पे, इसका डेरिवेटिव किया। ठीक है, अब इसी का क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेशन। अब मैंने इंटीग्रेशन क्या बताया, रिवर्स प्रोसेस है, यानी कि जो यहाँ पे आंसर आया वो आपको दिया रहेगा और हमें फाइंड क्या करना है, फंक्शन। ओके, पीछे हटना है। तो देखिए, x दिया हुआ है, इसका क्या बताओ, इंटीग्रेशन करके बताओ। ठीक है, इसका क्या बताओ, इंटीग्रेशन करके बताओ। तो सबसे पहले अब ध्यान से समझना, इंटीग्रेशन का साइन होता है इस तरीके से। ठीक है, ये लाइन से खींचते हैं, ये इंटीग्रेशन के लिखने का तरीका है। अब x है तो ये क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट थी ना, हमने dx ही तो निकाला है, dy अपॉन dx निकाला है ना यहाँ पे। ये तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको dx से मल्टीप्लाई। भाई, एक छोटी सी यूनिट का आंसर ये आया है, तो पूरे का आंसर क्या होगा, यानी कि पूरा फंक्शन क्या था, ऐसे समझ लो। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे देखो, यहाँ फॉर्मूला क्या लगता था, पावर आगे आती थी, उसमें से एक माइनस होके यहाँ नंबर लिखा जाता था। इसमें क्या होगा, जनरल रूल जो है, जनरल रूल क्या है इंटीग्रेशन का, x दिया रहे। ठीक है, तो क्या होता है, मान लो x की पावर n है, तो आंसर क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इंटीग्रेशन dx क्या हो जाएगा, x की पावर n प्लस 1, यहां माइनस करते थे, यहां प्लस करेंगे, x की पावर n प्लस 1 डिवाइड n प्लस 1। ठीक है, ये रूल है। तो इसी रूल से इसको सॉल्व करो। बताओ, x की पावर क्या है, 1, सो x की पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 क्या बन गया, 2, जो कि आया x की पावर 2 अपॉन 2। तो देखिए, यही हमारा फंक्शन था। समझ रहे हैं, ये फंक्शन था। इंटीग्रेशन जो इसका डेरिवेटिव किया, x आया, x का इंटीग्रेशन निकाला, फिर से क्या आया, फंक्शन आया। ठीक है, पर आपने देखा होगा इंटीग्रेशन में ना, जब भी आंसर आता है उसके साथ हम c लिखते हैं। ठीक है, एक c वर्ड आप लेटर लिखते हैं। इस c का क्या मतलब होता है, कोई भी कांस्टेंट। इस c का क्या मतलब है, कांस्टेंट होना। अब देखो, मैं समझाती हूँ ये कांस्टेंट क्यों हम लोग c लिखते हैं। ठीक है, ध्यान से समझना। देखो, यहाँ पे फंक्शन क्या था, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 था, तो यहाँ देखिए मैंने लिख लिया एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 2 लिखा। समझ रहे हो, अब ये फंक्शन है। ठीक है, अब हमारे पास फंक्शन ये दे रखा है, इसका डेरिवेटिव किया, फिर से आंसर क्या आया, 2x 1 अपॉन 2 कैंसिल आउट, और इसका डेरिवेटिव क्या हो गया, 0, तो भी आंसर क्या आया, x। समझ रहे हैं। ठीक है, तो जबकि
और अब मैं इसी का फिर यहां तो आंसर सेम आया ना, यहाँ आंसर सेम आया। अब मैं इसका फिर से आंसर निकालूंगी तो आंसर क्या आएगा हमारे पास x² यहां से फिर से आंसर, इसके लिए इंटीग्रेशन क्या होगा फिर से x²/2। अब मान लो मैंने यहाँ पे यही फंक्शन ले लिया आपका fx = x² माइनस 1/2। ठीक है, ये तीसरा क्वेश्चन हो गया एक तरीके से, 1, 2 और 3। तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा भाई बताओ, 2x/2 ये हो गया कैंसिल, इसका बन गया 0। तो यहां फिर से आंसर क्या आया x, जबकि अब अगर आंसर x है तो इंटीग्रेशन फिर से किसका होगा, x का ही होगा। तो इस केस में भी इंटीग्रेशन का आंसर क्या आया x²/2। समझ रहे हैं, यहां पे भी आंसर क्या आया x²/2। अब देखो, अब ध्यान से समझने वाली बात है, अगर हमने x का इंटीग्रेशन किया ये आंसर आया, पर हमारा क्वेश्चन तो कुछ और था, यहाँ पे कुछ और था और यहाँ पे कुछ और था, आंसर इंटीग्रेशन का तीनों में सेम आ रहा है, समझे। तो इसीलिए हम लोग क्या लिखते हैं, c लिखते हैं। c का मतलब क्या है, कांस्टेंट ऐड कर रहे हैं, कोई भी कांस्टेंट। अब क्या होता है, अगर कोई फंक्शन है उसका जो आंसर आया हमने उसका इंटीग्रेशन किया, जो हमें फंक्शन मिला ना, हो सकता है इस फंक्शन में क्वेश्चन के टाइम पे क्या रहा हो, कुछ ना कुछ कांस्टेंट रहा हो। फिर से सुनिए, जैसे कि x² आया, ठीक है, ये आंसर है किसका, x² + 2 का। x² आंसर था किसका, x² का, और -1/2 लिखने पे भी आंसर सेम आया था। तो हमने क्या किया, खुद से कांस्टेंट ऐड कर दिया, जो किसको बताएगा कि भाई जो ये आंसर आया ना, हो सकता है इस क्वेश्चन में, जब ये क्वेश्चन बना हो, इसमें कुछ ना कुछ यहाँ कांस्टेंट रहा हो। जैसे कि यहाँ पे कांस्टेंट क्या है, -1/2, यहाँ पे क्या है 2, और उसमें कुछ भी नहीं था, आंसर तीनों के लिए सेम आया था, इसलिए हमने तीनों के लिए क्या किया, +c ऐड कर दिया। अब c ऐड करने से क्या हो गया भाई, यहाँ कुछ भी वैल्यू हो सकती है, जैसे कि यहाँ -1/2 है, यहाँ 2 है और उसमें 0 है। ओके, तो ये था बेसिक कॉन्सेप्ट। अब देखो, तो मैंने आपको भी क्या बताया, इंटीग्रेशन का जो जनरल रूल है, ठीक है, जनरल जो आपका रूल है, स्टैंडर्ड रूल, आप किस तरीके से इंटीग्रेट करते हैं। जैसे कि कोई फंक्शन fx गिवन है, हमने इसका क्या निकाला, इंटीग्रेशन निकाला, तो यहाँ साथ में लिखा होता है dx। अब फंक्शन जो भी होगा क्या होएगा, एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल fx, ठीक है, dx। तो x की पावर यहाँ 1 है, मान लो यहाँ 3 है, तो आंसर क्या आएगा, पावर में dx हटके क्या बनता है, +1 ऐड हो जाता है, तो क्या बन गया, x की पावर 3 + 1 अपॉन जो पूरी पावर थी वो नीचे 3 + 1, दैट इज x की पावर 4/4 प्लस c, दैट इज एनी कांस्टेंट। ओके, तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अब देखिए, जो हम लोग इंटीग्रेशन पढ़ते हैं, हमारे पास क्या होता है, 2 तरीके के इंटीग्रल्स हैं, ठीक है, इनको इंटीग्रल कहा जाता है, आप इंटीग्रेशन कह लीजिए। 2 तरीके के हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो मैं टाइप्स में इसको खुद से डिवाइड कर रही हूं भाई, आप इस तरीके से समझ सकते हैं। 2 टाइप के हमारे पास इंटीग्रल्स होंगे, किस किस के, एक होते हैं डेफिनेट, ठीक है, आप पहले एक होते हैं इनडेफिनेट, और एक होता है डेफिनेट, एक होता है डेफिनेट। इनडेफिनेट इंटीग्रल क्या है, इनडेफिनेट मतलब फिक्स नहीं है कुछ भी, डेफिनेट यानी कि जो डिफाइंड है, फिक्स है। इनडेफिनेट इंटीग्रल का साइन ये होएगा, ठीक है, और डेफिनेट इंटीग्रल में क्या होगा, इसी साइन के साथ यहां पे और इधर, ठीक है, बॉटम में और अप में कुछ ना कुछ नंबर दिया रहेगा, ठीक है। तो इनडेफिनेट का मतलब क्या हुआ, इसका आंसर यूनिक नहीं होता, इसका आंसर यूनिक, नॉट यूनिक, इसका आंसर एक नहीं होता। अभी मैंने आपको समझा भी दिया कैसे, हम लोग c कांस्टेंट ऐड कर रहे थे हर आंसर में, क्यों, क्योंकि हो सकता है दिए हुए क्वेश्चन में कुछ ना कुछ नंबर हो, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ c की कई सारी वैल्यूज पुट की जा सकती हैं, ओके, तब भी ये फंक्शन बनेगा। अब मैं देखो, मैं यहाँ 1 लिखूं, 2 लिखूं, 3 लिखूं, आंसर सेम ही आएगा हर केस में, क्या, ये वाला। अब देखो, इसमें आंसर यूनिक नहीं होता, इसमें क्या होता है, आंसर यूनिक होते हैं, क्योंकि आपके पास लिमिट डिफाइन कर रखी होती है, इसको लिमिट इंटीग्रल्स भी कहते हैं, आपके पास लिमिट दी होती है। बाद में बात करेंगे इस बारे में। तो अभी मैं आपको थोड़ा सा इनडेफिनेट के बारे में ही पहले बता रही हूं। तो इनडेफिनेट में देखिए फ्रेंड्स, इनडेफिनेट में क्या मैंने बताया, आंसर यूनिक नहीं होते, आपके पास +c हमेशा दिया रहेगा इस तरीके के क्वेश्चंस में। अब क्या है, इनडेफिनेट पढ़ने से पहले, उनके क्वेश्चन करने से पहले आपके पास आते हैं फॉर्मूले,
क्या आएंगे, कुछ फॉर्मूलेज आएंगे, ठीक है, फॉर्मूले होंगे हमारे पास, वो मैं आपको भी बताती हूँ। देखिए जैसे कि मैंने अभी आपको फर्स्ट एक समझाया, क्या, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx, आंसर क्या होता है, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। ओके, ऐसे ऐसे जैसे कि डेरिवेटिव आप करते थे तो dy, या मैं कहूं cos x का डेरिवेटिव क्या होता था, cos x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन x, साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस cos x, ठीक है। फिर और क्या है, cos sec साइन tan हो गया, ठीक है, cot हो गया, secant हो गया, कोसिकेंट हो गया, और काफी सारे जो हैं, ठीक है, जो भी आपके पास बन जाए फंक्शन, तो इनके हम लोगों ने डेरिवेटिव याद कर रखे हैं, ठीक है, आप सबने पढ़े होंगे, इनके हमारे पास कुछ ना कुछ डेरिवेटिव होते हैं। अब इंटीग्रेशन क्या था, इसका रिवर्स प्रोसेस है, यानी कि अब ये तो बनेगा क्वेश्चन और ये बनेंगे आपके आंसर, तो ये फॉर्मुलेज आपको देखने हैं। तो देखिए अब देखते हैं कुछ फॉर्मुलेज। अच्छा एक काम करते हैं, फॉर्मूले मैं आपको लास्ट में बताती हूँ, उससे पहले देखो मैं पूरे चैप्टर का ओवरव्यू आपको दे रही हूँ, ठीक है, समझ लो आपका कंप्लीट चैप्टर हो गया ये आज। अब देखिए जब क्वेश्चन डायरेक्ट हो, ठीक है, जिन पे आप फॉर्मूला लगाओ और आंसर आ जाए तो हो गया, कोई बात नहीं है। लेकिन जब क्वेश्चंस के आंसर डायरेक्ट ना निकले तो हम क्या करते हैं, कुछ मेथड का यूज करते हैं उन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो मैंने आपको टाइप बता दिया। अब देखिए मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है, मेथड कि हाउ टू सॉल्व अ पर्टिकुलर क्वेश्चन। आपके पास कोई क्वेश्चन आया, आप उस पर कौन सा मेथड लगाएंगे, कैसे उसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए 3 तरीके के मेथड हम लोग पढ़ते हैं इंटीग्रेशन में। पहला हो गया कौन सा, सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड। सेकेंड वन इज, ये हो गया फर्स्ट। सेकेंड मेथड है आपका इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ठीक है। और थर्ड हो गया बाय पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है, बाय पार्शियल फ्रैक्शन। ये 3 तरीके के मेथड हम लोग यूज करते हैं किसको, इंटीग्रेशन के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। देखिए सबसे पहला है सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है, कुछ पर्टिकुलर इंटीग्रेशन, कोई वैल्यू है, आप उसको कुछ ना कुछ लेट करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में क्या होता है, ये आप कब यूज करेंगे, जैसे कि इंटीग्रेशन ऑफ u डॉट v dx, ठीक है, ऐसा कोई फंक्शन आपके पास दिख जाए, ठीक है, 2 फंक्शन मल्टीप्लाई में है और आपको वो सॉल्व करना है, तो वहां पे आप क्वेश्चन हमें देखना पड़ता है। देखिए इतने जल्दी इंटीग्रेशन तो होएगा नहीं, क्या मैंने आपको एक वीडियो बताई और आप पूरा इंटीग्रेशन आ गया, u डॉट v dx, ठीक है। हम चेक करते हैं इसमें भैया इंटीग्रेशन बाई पार्ट से सॉल्व हो रहा है या नहीं। हमने देखा फंक्शन 2 मल्टीप्लाई में था, प्रोडक्ट में था, कोई सब्स्टिट्यूट करके आंसर नहीं आ रहा है, तो क्या करेंगे, वहां पे हम लोग बाई पार्ट्स लगाएंगे। बाई पार्ट क्या रूल, कैसे काम करता है इसका रूल देखिए, अगर u v 2 फंक्शन है तो इंटीग्रेशन यानी कि इसका जो आंसर आएगा वो कैसा आएगा, देखो u पहला फंक्शन सेम रखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन v dx, ठीक है, फर्स्ट सेम, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, फिर माइनस इंटीग्रेशन लगाया, उसके बाद क्या करना है आपने, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ठीक है, माइनस किया, फिर डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन du अपॉन dx, फिर देखो ये कंप्लीट है ये पूरा, फिर उसी के अंदर क्या है इंटीग्रेशन, फिर से, ठीक है, इंटीग्रेशन किसका, v dx, u का किया डेरिवेटिव, v का किया इंटीग्रेशन और इस पूरे का फिर से क्या किया, इंटीग्रेशन, ठीक है, या आप ये कह लो ये ब्रैकेट यहां लगेगा, ठीक है। ये जो पूरा पार्ट है इस पे हम लोग क्या लगा रहे हैं, फिर से इंटीग्रेशन लगा रहे हैं, यानी कि यहां से जो आंसर आया उसका आप क्या करेंगे, ये वाला इंटीग्रेशन करेंगे। ये है बाय पार्ट्स मेथड। अब थर्ड देखिए बाय पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है। पार्शियल फ्रैक्शन में क्या होता है फ्रेंड्स, आपके पास ना जो फंक्शन होते हैं वो कैसे रहेंगे, जैसे यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में थे, इसमें कैसे रहेंगे, रैशनल फंक्शन रहेंगे। इसकी पहचान क्या है, रैशनल फंक्शन होंगे, क्या होंगे, रैशनल फंक्शंस इसमें दिए रहेंगे। अब रैशनल फंक्शन क्या होते हैं, रैशनल फंक्शन का मतलब है अपॉन में, बटे में क्वेश्चन होगा ना, ठीक है, तो वहां आपका पार्शियल फ्रैक्शन लगेगा। अब पार्शियल फ्रैक्शन की अगर आप एनसीईआरटी देखें तो एक टेबल सी बनी हुई है, ठीक है, कुछ फॉर्म्स दे रखी हैं भैया, अगर ऐसी फॉर्म में अगर क्वेश्चन दिखे तो हम लोग इस तरीके से उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताती हूँ। तो ये था हमारा डेफिनेट इंटीग्रल का कंप्लीट पोर्शन, ठीक है। हमने क्या पढ़ा आज, मैंने आपको बताया कि इंटीग्रल्स होते क्या हैं। सबसे पहले हमने डिस्कस किया व्हाट आर इंटीग्रल्स, ठीक है, दे आर एंटी डेरिवेटिव्स
फिर मैंने बताया प्लस सी हम लोग हमेशा आंसर में क्यों लिखते हैं, ठीक है, क्योंकि सी रिप्रेजेंट करता है किसी भी कांस्टेंट को। उसके बाद हमने क्या देखा, मैंने आपको बताया कि कोई भी क्वेश्चन है, ठीक है, जो बेसिक क्वेश्चन है उसके लिए कौन सा रूल आप स्टैंडर्ड रूल अप्लाई करते हैं सॉल्व करने के लिए। जैसे डेरिवेटिव होता है, जैसे डेरिवेटिव का रूल है ना, वैसे वैसे तो x की पावर n क्या बन जाता है हमेशा, उसका जब हम लोग क्या करते हैं इंटीग्रेशन करते हैं तो वो क्या बनता है x की पावर n प्लस वन, क्या बन जाता है x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन, प्लस हम लोग कांस्टेंट ऐड करते हैं। फिर हमने देखा टाइप्स, दो टाइप के इंटीग्रेशन के क्वेश्चन हमारे सामने आते हैं, एक है इनडेफिनेट, एक है डेफिनेट। डेफिनेट में क्या है, ये जो वैल्यूज हैं इस इंटीग्रल के ऊपर कुछ ना कुछ नंबर लिखे रहते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा है 1 to 2, तो ये लिमिट एक तरीके से दी रहती है, भाई 1 से 2 के बीच में इस एफ एक्स की वैल्यू बताओ, तो इसका आंसर एग्जैक्ट आता है, ठीक है, यूनिक आंसर होता है। यूनिक मतलब 2-4 वैल्यू नहीं आएंगी, यहाँ पे क्या होता है यूनिक आंसर होते हैं, क्योंकि प्लस सी हम लोग कांस्टेंट ऐड करते हैं, ठीक है, आंसर हमेशा प्लस सी करके होते हैं इस तरीके में। फॉर्मूला, ये फॉर्मूला जो मैंने अभी आपको बताया, मेथड बताया मैंने आपको क्या, इनडेफिनेट इंटीग्रल्स के लिए मेथड। इनडेफिनेट यानी कि जैसे cos x, sin x, tan x, जितने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, ठीक है, तो इनके आंसर में हमेशा प्लस सी होगा, कांस्टेंट ऐड करते हैं, ठीक है। और क्या बताया, तो मेथड कौन से हैं सॉल्व करने के, सब्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेशन एंड पार्शियल फ्रैक्शन मेथड का हम लोग यूज करते हैं। सब्स्टिट्यूशन में कुछ ना कुछ सब्स्टिट्यूट करेंगे, पुट करते हैं। बाई पार्ट्स में क्या होता है, दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है तो ये फॉर्मूला लगा के सॉल्व करेंगे। पार्शियल फ्रैक्शन में क्या होगा, रैशनल फंक्शन दिए रहेंगे, अब उसके लिए एक टेबल होती है एग्जैक्ट, ठीक है, कंप्लीट, उसके अकॉर्डिंग हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड ये था इंटीग्रेशन का आपका इंट्रोडक्शन। आई होप आपको हेल्प मिलेगी। वीडियोस को लाइक शेयर कर लें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें अगर आपको हेल्प मिल रही है वीडियो से। तो अब देखते हैं फॉर्मुलेस, मैं आपको फॉर्मुलेस बताती जा रही हूँ, आप इनको नोट डाउन कर सकते हैं। तो ये देखिए अब ये फॉर्मुलेज हैं, ये आप नोट डाउन कर लें, ठीक है। कंप्लीट जो डेफिनेट में बनेंगे, हालांकि और भी काफ़ी सारे हैं पर ये बेसिक है, आप इतना नोट ज़रूर कर लें। देखो एक्स एन वाला, ठीक है, यहाँ पर एन की वैल्यू -1 नहीं पुट कर सकते कभी भी, ठीक है, मतलब यहाँ पे -1 नहीं होना चाहिए। ये देखिए log x आंसर होता है किसका, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x क्या होता है log x, e की पावर x dx का आंसर e की पावर x ही रहता है। ax का फॉर्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, ax का आंसर क्या आता है, ax अपॉन log है, साइन x का माइनस cos x का साइन x, नोट डाउन कर लें आप अपने, ठीक है, सेकेंड स्क्वायर x कोसेकेंड स्क्वायर x, फिर sec x tan x cos का आंसर क्या होता है सेकेंड x होता है, cosec x cot x का माइनस cosec x होता है, ठीक है, cot x tan x secant x इन सब का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन करते हैं तो हमारे पास ये आंसर आते हैं, ठीक है, ये आप नोट डाउन कर लें। नेक्स्ट देखिए कोसिकेंट x cosec x, अब कुछ स्पेशल फंक्शन देखो ये वाले, ठीक है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के हैं तो ये हमारे पास आंसर आते हैं इनके, ये देखिए नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट और ये रहे कंप्लीट, ठीक है। तो इतने कुछ फॉर्मूले ये हमारे पास बन रहे हैं, ये आप नोट डाउन अपने नोट्स में कर लें, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये आपने कम से कम इतने फॉर्मूले ध्यान रखना है, लर्न रखना है, इसके अलावा और जो आएंगे वो अलग हैं अभी, ओके। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।